हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे अनदर वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कर रहे थे बिहार स्टेट का जो 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आपका शिक्षण कला से। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके टेस्ट सीरीज़ को कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम लोग टेस्ट सीरीज़ 10 तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ 11 को करने वाले हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, अध्यापक प्रशिक्षण इस दृष्टि से उपयोगी है कि इससे शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान मिलता है, या शिक्षण कौशलों का बोध होता है, या शिक्षण प्रक्रिया को एक दिशा मिलती है, या प्रोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए बी, शिक्षण कौशलों का बोध होता है। जो आपको प्रशिक्षण मिलता है अध्यापक प्रशिक्षण, उससे शिक्षण कौशल के बारे में आप लोग जानते हैं, है ना, कि कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या ये सब करना है। ओके, अगला है, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को कौन सी संस्था मान्यता प्रदान करती है? NCTE, NCERT, AICTE या SCERT? तो इसका क्या हो जाएगा? NCTE के द्वारा ये जो अध्यापन प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की जाती है ना। ये तो आप लोग को पता ही होगा। अगला हम लोग देखते हैं, विद्यालयीय स्तर पर शिक्षण से तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों में दी गई सूचनाएं प्रदान करना, या प्रश्न पूछना एवं परीक्षा लेना, या अच्छे अंकों के साथ परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को तैयार करना, या उनके चहुमुखी विकास के लिए उनकी प्रतिभाओं को विकसित करना। तो क्या होना चाहिए इसका? उनके चहुमुखी विकास के लिए उनकी प्रतिभाओं को विकसित करना। ओके, अगला है, यदि अध्यापक को यह पता चल जाए कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वह छात्रों की समझ में आ गया तो यह क्या कहलाता है? मतलब पुष्ट पोषण, पुनर्बलन, या अनुबंधित, या सामान्यीकरण। तो क्या हो जाएगा? पुष्ट पोषण। ओके, अगला है, जब छात्रों की योग्यता, अभिवृत्ति तथा रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? तार्किक शिक्षण, मनोवैज्ञानिक शिक्षण, लक्ष्य केंद्रित शिक्षण, या उपयुक्त कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक शिक्षण। ओके, अगला है, शिक्षण रणनीति में निम्न में से किस पर बल दिया जाता है? मनोविज्ञान के अनुप्रयोग पर, प्राकृतिक विज्ञान के अनुप्रयोग पर, प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर, या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? इन सभी चीज़ों पे बल दिया जाता है, तो उपयुक्त सभी। ओके, अगला है, शिक्षण विधि का उद्देश्य पाठ्य पुस्तक का प्रभावी प्रस्तुतिकरण है, जबकि शिक्षण रणनीति का ध्येय उचित अधिगम वातावरण पैदा करना है, उद्देश्य की प्राप्ति है, या छात्रों और अध्यापक के बीच अंतःक्रिया को बढ़ाना है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका तीनों ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसलिए आपका उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है, हर बार की योजना में प्राप्त ज्ञान को जोड़ा जाता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से, दूसरे विषयों के ज्ञान से, या सामान्य एवं समसामयिक ज्ञान से, या उपयुक्त सभी से। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, इसमें भी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए आपका उपयुक्त सभी से हो जाएगा। ठीक है, अगला है, खेल एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से निम्न में से किस आवश्यकता की पूर्ति होती है? तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस है, संबंध जोड़ने की आवश्यकता, या सम्मान पाने की आवश्यकता, या आत्म पहचान की आवश्यकता, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से भी आपका तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त सभी। ओके, अगला है, निम्न में से कौन मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ठीक है, यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यवहार के तीनों पक्षों को शामिल करती है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ती है, जो कि सही बात है। यह कार्य पूरा होने के बाद किया जाता है। तो मूल्यांकन जो है कार्य पूरा होने के बाद ही नहीं किया जाता है। ये जैसे कि कोई शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, कोई बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उसके बीच बीच में भी होता है ये मूल्यांकन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसमें कक्षा के बीच में ही मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो कि शिक्षक तथा शिष्य दोनों की ज़रूरत को पूरा करती है। तो ये भी सही है। तो बोल रहा है विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा, यह कार्य पूरा होने के बाद किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये कार्य के बीच में भी किया जाता है। ओके, अगला है, मॉन्टेसरी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है शिक्षा को क्रियाशील बनाए रखना, या छात्रों को क्रियाशील बनाए रखना, या पाठ्यक्रम को उन्नत बनाए रखना, या शिक्षण विधियों का उचित उपयोग करना। तो ऑब्वियस है, इसमें हो जाएगा छात्रों को क्रियाशील बनाए रखना। ओके, क्योंकि छात्र केंद्रित शिक्षा है, तो छात्रों को क्रियाशील बनाए रखना ही होगा ना इसमें। अगला है, अध्यापक का लक्ष्य है परीक्षा में छात्रों को पास कराना, छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाना, या छात्रों की प्रतिभा का विकास करना, या छात्रों में सामाजिक भावना पैदा करना। तो क्या हो जाएगा इसका? छात्रों की प्रतिभा का विकास करना ही अध्यापक का लक्ष्य होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान का अध्यापक बच्चों के समक्ष कोई प्रयोग कर रहा है, प्रयोग का अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा के छात्रों से कहना चाहिए कि वे पाठ्य पुस्तक के उस पृष्ठ को खोलकर देखें जहाँ उस प्रयोग की विधि का वर्णन है, या चाहिए कि वह छात्रों को बता दे कि प्रयोग सफल नहीं हो पाया है और अब सब मिलकर पता लगाएंगे कि उसमें कहाँ और क्या गलती हुई है। अगला है, छात्रों को यह नहीं बताना चाहिए कि प्रयोग असफल हो गया और वही प्रयोग फिर से करना चाहिए, या छात्रों से कहना चाहिए कि वे अगले दिन उस प्रयोग को पढ़कर आएँ और तब प्रयोग फिर से किया जाए। तो आप लोग बताइए दोस्तों, इसका क्या होना चाहिए आंसर? ठीक है, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। मैं हर वीडियो में कोई ना कोई क्वेश्चन को आप लोगों पे छोड़ देती हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं।
तो प्लीज़ बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। अगला है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषाई? तो क्या हो जाएगा? जैविक। अगला है, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती है लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है, बिल्कुल। अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है, या भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। तो ऐसा जेंडर को देख के आप कैसे कह सकते हैं कि लड़कों में ज़्यादा मतलब क्षमता है मैथ्स पढ़ने का और लड़कियों में कम है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आजकल तो लड़के लड़कियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और रहा बात मैथ्स पढ़ने का, गणित के सवाल करने का, तो लड़कियाँ भी बहुत अच्छा करती हैं मैथ्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है, ओके। भेदभाव तो करना ही नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ओके। अगला है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, या सीखने के समय आकलन? तो ये हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, ओके। अगला है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण? तो क्या हो जाएगा? निदानात्मक परीक्षण, ओके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? तो सबसे पहले होता है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था? 1993 में, ओके। अगला है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत दिया है किसने? लेमार्क ने, हैरिसन का, या डार्विन का है, या मैकडूगल का है? तो किसका है? डार्विन का है, ओके। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, या जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है? तो क्या हो जाएगा? ये आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, ओके। अगला है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, या यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, या यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, या यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है? तो क्या हो जाएगा? विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, ओके। अगला है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, या सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, या विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या होना चाहिए? तो देखिए, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? तो आइए देखते हैं क्या होगा। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना, जो कि ये गलत है। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं नहीं। तो इसका जो हो जाएगा आंसर ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, ओके। अगला है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ठीक है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, या उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, या उसके प्रयोगों का समर्थन करना, या भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो बोल रहा है कौन सा तरीका गलत है? तो ये उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, समाजीकरण है क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, या शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो समाजीकरण तो यही हो जाएगा ना, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो अगला है, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे किसके क्षेत्र में? संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में है। तो इसका तो बिना ऑप्शन पढ़े ही आपको ऐसे ही टिक कर देना है, ओके। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा अच्छे से पता होगा, तो डायरेक्ट 5 जून को टिक कर देना है ना। ये तो बहुत ईजी था क्वेश्चन। आइए अगला देखते हैं। अगला है, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है? तो बताइए क्या तात्पर्य है? पौधों या वृक्षों का ऐसा समूह जो लंबे समय से अशोषित है। तो यही है, हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला देख लेते हैं, पादपों की ऐसी प्रजातियां जो एक साथ जन्म लेती है, वो बढ़ती है। समुच्च बांधों द्वारा निर्मित संरक्षित क्षेत्र या प्रकृति सभी, हाँ नहीं, यही हो जाएगा, ठीक है, ये ओके। अगला है,
आपको मतलब कथन और कारण दिया हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं। कथन ए में प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, ओके। और कारण दिया है मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन बताना है कि स्पष्टीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो और आगे देखते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो ए और आर दोनों सही है, तो आपको बताना है कि जो ये कारण दिया हुआ है इसका स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं। तो इसका आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग बताएंगे ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका शिक्षण कला 30 नंबर का होता है समाप्त तो वहीं तक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए किसने किया था, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा या लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा या लॉर्ड वेबल द्वारा या सर जॉन साइमन द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, ओके। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? किस अधिवेशन में? 1906 के अधिवेशन में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जैसे क्या ना कैबिनेट मिशन में पूछ दिया, फिर कांग्रेस के लिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोग पढ़ लीजिएगा। थोड़ा बहुत, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ते रहें, इसलिए थोड़ा बहुत मतलब देख लीजिएगा, ऐसे तो पढ़ ही रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ से है। 4 वर्ष पहले ए, बी तथा सी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो ए की वर्तमान आयु बताना है। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है ये भी, बस पढ़ने में लगेगा थोड़ा सा हार्ड टाइप, लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए क्या करना है, पहले तो आप 4 वर्ष पहले मान लीजिए अभी सबका ए बी सी ही है आयु, तो a -4 प्लस b -4 प्लस c -4 करेंगे, मतलब कि औसत आयु बोल रहा है ना, कितना लोग हैं, 3 लोग हैं तो 3 नीचे आएगा, इधर 25, मतलब इस टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी और माइनस में आ जाएगा 12, है ना, और ये उधर चला जाएगा तो 75, मतलब a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ये उधर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 87, मतलब कि तीनों का आयु का योग आपका 87 है, ओके। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु 20 थी। तो 5 वर्ष पहले हम लोग बी का 5 वर्ष पहले प्लस सी का 5 वर्ष पहले का औसत आयु क्या बोल रहा है, 20 वर्ष है। तो औसत आयु के लिए हमको यहाँ से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोग हैं ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो बी प्लस सी माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और इक्वल टू में 40 हो जाएगा, इधर से ये गुना होगा तो बी प्लस सी, इधर इसको ले आएंगे 10 को तो 50 हो जाएगा। तो बी प्लस सी हमारे कितना है, 50 है, मतलब बी प्लस सी की जगह पर हम लोग 50 रख देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो अब बताइए 87 में से 50 चला जाएगा तो कितना आएगा, 37 था नहीं जी, तो आपका 37 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं, ओके। अगला है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समषटभुज का क्षेत्रफल आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, फॉर्मूला बता रही हूँ, 3√3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, ओके। तो इस पर बैठाइए 3√3/2, है ना, दिख रहा है ना, इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा है ना 10 का, तो स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा,